अब आपकी जो कक्षा है उस कक्षा में मैं आपको बताऊंगा कि एक एक्यूज को कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन लॉ के अंतर्गत दिया गया है कि उसके जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको प्रदत्त किए हैं, उन अधिकारों की संरक्षा हो सके और एक पक्षीय कार्रवाई नहीं हो, अर्थात उसके साथ जो दंड उसको जो दिया जाए वह गैर कानूनी नहीं हो, एक न्यायोचित वह दंड हो और वह अपनी संरक्षा करने का उसको पर्याप्त रूप से अवसर प्राप्त हो। तो इसके लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ अनुच्छेद हैं, इसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत भी कुछ सेक्शंस हैं और एविडेंस के अंतर्गत भी कुछ सेक्शंस हैं, जहां हम कई स्थितियों में अपराधी के विरुद्ध भी प्रिजम्पशन करते हैं और एक आहत व्यक्ति है उसके पक्ष में हम कुछ अवधारणाएं करते हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं होता कि वह जो प्रिजम्पशंस कोर्ट के द्वारा की गई हैं उनका रिवर्टल यानी खंडन नहीं किया जा सके। ऐसी प्रिजम्पशंस को यदि एप्रोप्रिएट एविडेंस किसी ने कोर्ट के रिकॉर्ड पे रखा है, डाइस पे रखा है, तो यह जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अर्थात जो कोर्ट है वह उस एविडेंस को देखेगा, उसके बाद उस अवधारणा का वह खंडन भी कर सकता है और वह अपने मामले को परिवर्तित जो कि है अपने जो जिस अवधारणा पर बायस हो गए वह किसी प्रकार का कोई फैसला कर रहा था वह उस फैसले को भी परिवर्तित कर सकता है। लेकिन प्राइमा फेसी जो अवधारणा है वह विक्टिम के पक्ष में ही की जाएगी। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स को हम एक्यूज के हित वाला अर्थात बेनिफिशियरी प्रिंसिपल्स एक्यूज के लिए कहते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल संविधान के अंतर्गत दिया है वो यह दिया है एक्स पोस्ट फैक्टो जो लॉज हैं अर्थात भूतलक्षी जो कानून हैं उन कानूनों को अभियुक्त के हित में ही बेनिफिट में ही उनको लागू किया जाएगा। उनको हम अभियुक्त के हित के विरुद्ध लागू नहीं कर सकते। यह आर्टिकल 20 सबक्लोज जो 1 है उसके अंतर्गत यह सिद्धांत दिया गया है। लेकिन अगर सिविल लॉ यहाँ किसी प्रकार की है तो सिविल लॉ का प्रवर्तन है वह भूतलक्षी प्रभाव से किया जा सकता है। इसके अंतर्गत किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। जहाँ तक हम केस लॉ की बात करें तो रतनलाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है वह केस यही कहता है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट अर्थात संदेह का जो लाभ है वह अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। और इस केस में यह भी डिसाइड किया गया था कि किसी भी क्रिमिनल जो स्टैट्यूट है, दांडिक जो भी कानून है, उस दांडिक कानून का अभियुक्त के विरुद्ध निर्वचन नहीं किया जाएगा और उस दांडिक कानून को भूतलक्षी प्रभाव से भी लागू नहीं किया जाएगा। इसके बाद आर्टिकल 20 सबक्लोज 2 जो डबल जियोपार्डी प्रिंसिपल को लेट डाउन करता है, दोहरे दंड का सिद्धांत। यह आर्टिकल 20 सबक्लोज 2 के अलावा CRPC सेक्शन 300 सबक्लोज 1 के अंतर्गत भी यह दे रखा है और इसमें यह कह रखा है नीमो डेप्ट बिस बैक्सेरी अर्थात एक ही व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित नहीं किया जाए और अभियोजित होने के साथ साथ उसको दंडित भी नहीं किया जाए। इसमें है नो वन आउट टू बी बैक्स ट्वाइस इफ appears to the court that is for one and the same cause। और इसका हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू द सेम ऑफेंस टू बी ट्वाइस पुट इन द जियोपार्डी ऑफ लाइफ और लिम्ब अर्थात एक व्यक्ति केवल एक अपराध के लिए ही अभियोजित और दंडित किया जाएगा। लेकिन कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को भी हमको पालना जरूरी है और वो शर्तें कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले शर्त है वो है अभियोजन हो, अभियोजन के साथ पनिशमेंट उसको मिले। दूसरी बात अभियोजन और पनिशमेंट किसी सक्षम न्यायालय के अधिकारिता वाले जो कोर्ट है उस कोर्ट के द्वारा दिए जाना चाहिए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है दोबारा अभियोजन
और दोबारा जो दंड है वह उस अपराध के लिए ही होना चाहिए। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ डबल जीओपार्डी। अर्थात यदि अभियोजन और दंड किसी अन्य ऑफेंस के लिए है तो हम इस सिद्धांत को लागू नहीं करेंगे। अर्थात साफ और सीधी भाषा में बिल्कुल सटीक वो है, आपने कोई एक ऑफेंस किया चोरी का 3 जनवरी 2020 को, और आपको उस ऑफेंस के लिए 2022 में सज़ा हो गई 3 वर्ष के लिए, तो आपको 2023 में उसी 3 जनवरी के ऑफेंस के लिए सज़ा नहीं होगी, ना ही आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपको किसी भी कारणवश 10 दिन के लिए आपको पैरोल पर छोड़ा गया, आपको बेल मिली और आपने उस 10 दिन के भीतर किसी यानी 15 जनवरी 2020 को आप दूसरा चोरी का ऑफेंस कर देते हो तो उसके लिए प्रोसिक्यूशन भी आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा और आपको पेनलाइज भी किया जाएगा। तो इसमें आपके एक जो जनरल क्लोज एक्ट 1897 साधारण खंड अधिनियम 1897 का सेक्शन 26 भी इसी सिद्धांत को लेट डाउन करता है। इसके अलावा हमारे और भी केस लॉ हैं, जिसमें मकबूल हुसैन बनाम बम्बई राज्य है और दूसरा है भारत संघ बनाम सुनील कुमार सरकार। तो ये दोनों ही इसमें दे रखे हैं। CRPC का सेक्शन 300 मैंने आपको बता दिया कि वो इसी सिद्धांत को बताता है। दूसरा है पैनल जो स्टैट्यूट्स हैं, उन पैनल स्टैट्यूट्स का स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन जो कि वह किया जाएगा, दांडिक विधियों का कठोर अर्थान्वयन किया जाएगा। यह मकबूल हुसैन वाला केस है, उसके अंतर्गत भी बताया था। इसके अलावा यह सज्जन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, उसके अंतर्गत भी यह बताया था। सेक्सरिया कॉटन मिल्स का जो केस, सेक्सरिया कॉटन मिल्स बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे का जो केस है, उस केस के अंतर्गत भी बताया था। साक्षी बनाम भारत संघ का जो केस है, उस साक्षी बनाम भारत संघ के केस में भी बताया था, जो 2004 सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसमें रेप से संबंधित कोई मामला था। तो इसके अंतर्गत भी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन लॉज के अंतर्गत यह डिसाइड किया था कि जो पैनल स्टैट्यूट्स हैं, उन पैनल स्टैट्यूट्स का इंटरप्रिटेशन स्ट्रिक्टली इंटरप्रिटेशन होल अर्थात लिटरली इंटरप्रिटेशन उनका होना अति आवश्यक है। यह इसको बताया था। और यह इसमें रतन लाल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब मैंने आपको बता ही दिया था, जिसमें भूतलक्षी प्रवर्तन को रोका गया था। अब एक सेक्शन इसमें आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 के अंतर्गत भी है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अर्थात आत्म अभिशंसन से मुक्ति। अर्थात किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध ही साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अगर वह अपने विरुद्ध किसी प्रकार का एविडेंस देने के लिए बाध्य किया जाता है तो मिसकैरेज ऑफ द जस्टिस के अंतर्गत आएगा और यह उचित रूप से न्याय नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत भी काफ़ी सारे केस लॉज हैं, जिसमें इम्पोर्टेंट जो केस लॉ आपको मैं 3 बताता हूँ। सबसे पहला है मुंबई राज्य बनाम काठी कालू, और दूसरा नंदिनी सतपथी बनाम PL दानी। नंदिनी सतपथी बनाम PL दानी का जो केस था, उसमें जस्टिस कृष्णा अय्यर थे और उन्होंने यह डिसाइड किया था कि बाध्यता का जो अर्थ है वह केवल दैहिक धमकी या बल प्रयोग नहीं है, अर्थात साइकोलॉजिकल भी आप किसी व्यक्ति को ऐसी किसी काम को करने के लिए बाध्य करते हो, उसको आप काम कराने के लिए अपनी इच्छा के अनुसार वह दबाव डालते हो, तो वह भी एक प्रकार की बाध्यता मानी जाएगी। तो ये आपके इसमें आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 के अंतर्गत डिसाइड हुआ। अब एक लास्ट आपको जो इसमें दे रखा है फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का जो है 1987 का इसमें एक्ट है, तो उस एक्ट के अंतर्गत भी सरकार ने यह सुविधा जो कि वह दे रखी है कि यदि कोई अभियुक्त है और अभियुक्त को अपना अधिवक्ता नियुक्त करने का उसको पैसा नहीं है उसके पास, तो ऐसी स्थिति में राज्य अपनी तरफ से पैरालीगल जो वॉलंटियर्स हैं उन पैरालीगल वॉलंटियर्स के माध्यम से उस व्यक्ति की उचित रूप से पैरवी करवाएगा। क्योंकि यह आर्टिकल 14 जो संविधान है वह 2 सिद्धांत प्रतिपादित करता है। सबसे पहला ये है नो वन कैन बी जज इन आउन केस,
अर्थात कोई व्यक्ति अपने मामले के अंतर्गत जज नहीं बन सकता। और दूसरा है अल्ट्रा ऑडी पार्टम, यानी कि सुनवाई का अधिकार। अर्थात नेचुरल जस्टिस यह कहता है कि आप न्याय करने से पहले दूसरे पक्ष की तो सुनो। एक पक्षीय कार्यवाही एक्स पार्टी डिसीजन किसी भी स्थिति के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक सिविल लॉ की अपन बात करते हैं तो आर्टिकल सेक्शन 148 ACPC के अंतर्गत भी केविएट दायर करने का प्रावधान है, जो हाई कोर्ट में होती है और इसको उज्रदारी भी कहते हैं। इसमें 90 दिन के अंतर्गत केविएट फाइल की जाती है और ये हाई कोर्ट के अंतर्गत ही केविएट फाइल की जाती है। तो इस केविएट फाइल करने का औचित्य भी यही है कि एक्स पार्टी डिसीजंस को रोका जावे। तो यहाँ हम CRPC सेक्शन 303 की बात करें, उस 303 के अंतर्गत भी अभियुक्त को यह अधिकार है कि वह अपने विरुद्ध जो चल रहा कोई भी मामला है उस मामले में पैरवी करने के लिए अपनी मनपसंद का प्लीडर वह नियुक्त कर सकता है और आपराधिक कार्रवाई या अन्य कार्रवाई से अपना बचाव जो कि वह कर सकता है। इस प्रकार से और एक जो केस लॉ है हुस्नारा खातून नाम स्टेट ऑफ बिहार, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यक्त किया था कि अपराध के लिए अभियुक्त व्यक्ति का निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने का अधिकार स्पष्टता युक्तियुक्त निष्पक्ष और न्याय संगत जो प्रक्रिया है, फेयर जो ट्रायल है, उस फेयर ट्रायल का ही एक आवश्यक तत्व है। और एक केस लो आपको और बताता हूँ, शीला वारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य। शीला वारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत भी जो विधिक सहायता है, लीगल एड है, उसके संदर्भ में निर्देश दिए गए थे और यही बताया गया था। इसमें आर्टिकल 39A, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के अंतर्गत यह जो विधिक सहायता है, लीगल जो हम सहायता है, वह संवैधानिक आदेश बताया गया था। इसके अलावा एक केस और है, महाराष्ट्र राज्य बनाम मनुभाई प्रागजी बासी, ये 1996 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इसके अंतर्गत भी फ्री लीगल एड को अति आवश्यक बताया। तो इस प्रकार से आज हमने हमारा जो नेक्स्ट जो क्लास थी उसमें हमने यह देखा कि एक्यूज व्यक्ति को भी संविधान के अंतर्गत राइट्स जो कि वो दे रखे हैं, आर्टिकल्स में प्रावधान कर रखा है और उसको बेसिकली अपनी इस अधिवक्ता नियुक्त करने का अधिकार, अगर वह किसी कारण निर्धन है, गरीब है और अपना अधिवक्ता नियुक्त नहीं कर पाता तो स्टेट के कोटे से उसको अधिवक्ता नियुक्त हो जाएगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में भी उसको अपने विरुद्ध एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा आदि हमने जो प्रावधान है वो देखे। तो इसके अलावा और भी प्रोविजंस हमारे कई स्पेशल जो लॉज हैं उन लॉज के अंतर्गत दे रखे हैं। ये सफिशिएंट प्रोविजंस नहीं है, इसके अलावा और लॉज के अंतर्गत भी दे रखे हैं। लेकिन मोटे मोटे अर्थों में यह कह सकते हैं कि जो प्रोसीजरल का जो हमारा लॉ है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह भी अभियुक्त व्यक्ति के बचाव के लिए कुछ अधिकार देता है। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही। आगे की हमारी जो नेक्स्ट कक्षा होगी उसमें मैं आपको CRPC स्टार्ट कराऊंगा। तो IPC तक के लिए इतना ही। थैंक यू। आप अच्छे से रिवाइज करना और कोई भी प्रॉब्लम IPC से रिलेटेड आए तो आप निसंकोच होकर कभी भी पूछ सकते हो और आप उसका दोहरान करना। थैंक यू वेरी मच।